9.4 मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई। आइए हम अब उनके गुणों को जानने के लिए क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्रावण दर। बूझो और पहली ने 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर अमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श और दूसरी कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर 2 वर्गों स्थान पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। अब क्या किया उन्होंने? 50 सेंटीमीटर अमाप अंकित किए। एक उनके घर के फर्श पर, दूसरी कच्ची सड़क पर बना था। जिसी तरह बोतल को पानी से भर लिया। एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थान पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा से बाहर हो गया है। अब देखिए, अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। तो आपने क्या किया? जो घर में पानी डाला टाइल्स के ऊपर, वो पानी इधर उधर फैल गया, लेकिन जो सड़क पे डाला वो अवशोषित होगा। आइए इससे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करें। 9.4 देखिए, इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह का दल बना लो। ABC रख सकते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए किसी दिए गए स्थान पर पानी कितना तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक दल में समान व्यास के पाइप का उपयोग किया जा सकता है। और इस पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझाव पर आप विचार कर सकते हो। चलिए, यदि संभव हो सके तो हम आपके 3 टीन के डिब्बे ले लीजिए और उनकी तली को काट लीजिए। यदि PVC पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो आप इसमें 20 सेंटीमीटर के लंबे टुकड़े को काटकर इसके उपयोग में ले सकते। देखिए इस प्रकार से। और जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित कर रहे हो वहाँ पाइप में लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई आपको रखना है, जिससे धंसा सके। और पाइप में धीमे धीमे 200 मिलीलीटर जल डालिए। और 200 मिलीलीटर जल को मापने के लिए किसी एक भी 200 मिलीलीटर खाली बोतल का आप उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कीजिए जब आपने जल डाला और आरंभ किया। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित हो जाए, अतः संभव हो जाए तो पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कीजिए। यह ध्यान रहे कि पाइप में डालते समय पानी तो छलके और न पाइप बाहर गिरे। 200 मिलीलीटर जल में मृदा में अंतःस्रावण होने में लगने वाले समय को अंतःस्रावण दर गणना के कारण सूत्र द्वारा कीजिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है। जल की मात्रा अंतःस्रावण। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी नमूने में 200 मिलीलीटर अंतःस्रावण, उसकी क्या बोलते हैं मिलीलीटर जल की मात्रा है और 20 अंतःस्रावण की अवधि है ना। तो इस तरह लगाने पे आपको क्या मिलेगा? अंतःस्रावण दर कितनी मिलेगी? तो 10 मिलीलीटर मिलेगी, है ना। चलिए, अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने को अंतःस्रावण दर के द्वारा गणना कीजिए। आपने निष्कर्ष की तुलना में अन्य दलों के भी अंतःस्रावण कीजिए। मृदा के नमूने में अंतःस्रावण दर के बढ़ने में व्यवस्थित कीजिए, है ना। इस तरीके से हमें गणना करनी है। अब देखिए मृदा में नमी। अब देखिए यहाँ पे, क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत खुले मैदान में होकर गुजरे? संभव तो आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कब दीप्त हो जाती है, अर्थात ऐसा दिखता है कि जैसे गर्म वायु वैसे ऊपर की ओर उठ रही हो, जैसे आग के अलाव उठ रहे हो। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक क्वथन नली लीजिए जिसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाई। इसे समय तक किसी लो पर गर्म कर दीजिए। क्वथन नली का प्रेक्षण कीजिए। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। देखिए, आपको इस तरीके से रखना है। क्वथन नली लेनी है, क्वथन नली में मिट्टी डालनी है और बंडल और स्टैंड पर चालू करना है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई दे रही? यदि हाँ, तो किस स्थान पर गर्म करने पर मृदा में से जल बाष्पित होकर ऊपर की ओर उठता है? क्वथन नली के ऊपर के भाग में अपेक्षाकृत ठंडी भीतर दीवार में संघनित हो जाती है।
गर्म में मृदा से जल के बाष्पन के कारण ऊपर की ओर उठती है, जिसे जल बाष्प अपेक्षा संघनन बना देती है। इसे सूर्य प्रकाश के परिवर्तन के कारण मृदा ऊपर की ओर उठकर कपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली से बाहर निकालते हैं। इसकी तुलना में उस मृदा से करें जो गर्म नहीं किया गया। दोनों के बीच में क्या अंतर है? चलिए अब आगे हमें बताया गया 9.6 मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषित करती? आइए इसे जानने का क्रियाकलाप करें। 9.6 प्लास्टिक की एक कीप की बोतल, फिल्टर, पात्र, समाचार पत्र का एक टुकड़ा लेकर इसे मोड़कर 9.7 अनुसार कीप में लगा दीजिए। किसी मृदा में सूक्ष्म पाउडर 50 ग्राम तेल कर उसे कीप में लगाकर फिल्टर पात्र में डालें। किसी माप में सिलेंडर में जल, उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद कर कर कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग कर सकते हैं। सार जल में एक ही स्थान पर न गिरा पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह सिरक कर कीप के नीचे गिरना आरंभ न कर दे, और मापन सिलेंडर के बीच में माप कर उसे आरंभिक माप से घटा ले, जिससे कि आपको मृदा द्वारा धारणा किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में लिखिए। तो इस तरीके का आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, बीकर लिया, उसमें फिल्टर पात्र लिया, कीप लिया और उसमें ड्रॉपर द्वारा डालने का प्रयास किया। मृदा 50 ग्राम, ठीक है, और माप सिलेंडर में आरंभिक आयतन, माप सिलेंडर में जल अंतिम आयतन, मृदा अवशोषण जल आयतन और द्रव्यमान, ठीक है। इस तरीके का सूत्र यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए इस क्रियाकलाप को मृदे के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सारे नमूनों के लिए समान परिणाम देखने को मिलते हैं? परिणामों के मित्र के साथ चर्चा कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानें। किस प्रकार की मृदा अंतःस्रावन से दर अधिक होती है? किस प्रकार अंतःस्रावन की दर आपको कम देखने को मिलती है? बुजो ने अपने पड़ोस से सुना है कि वर्षों के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं जल का स्तर बढ़ा देते हैं। किस प्रकार मृदा जल से सबसे कम होती है और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावन होकर कुएं तक पहुंचती है? तो किस तरीके से ये दर बढ़ा देती है? किस प्रकार मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण कर सकती है? किस प्रकार मृदा सबसे कम होती है? तो किस प्रकार उसके अंदर जल आता है, किस तरीके से वो जल को अपने अंदर धारण करती है और किस प्रकार से वो सबसे अधिक होती है? क्या आप कई विविध बात बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षों तक जल अंतःस्रावित होकर भूम जल तक पहुंचता है ना। चलिए 9.7 मृदा और फसल। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कुछ में मृणमय तो दोमट्टी, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बालुई मिट्टी हमें देखने को मिलती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता प्रभावित होती है। कुछ प्रमुख जलवायु के कारक जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते मृदा संरचना में परिवर्तित होती। जलवायु कारक में मृदा घटक सम्मिलित रूप से की जाती। क्षेत्र में विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों के लिए किस्मों में निर्णायक करती है कि ये फसल के लिए यह मिट्टी अच्छी है। मृणमय और ध्रुमटी, गेहूँ, चने जैसी फसल खेती उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है। धान के लिए मृतक जैव पदार्थ समृद्ध तथा अच्छी जल धारण की क्षमता में मृदा आदर्श होती है। मसूर की अन्य दाल दोमट्टी की आवश्यकता होती है, जिनसे हम निकासी आसानी से हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर कपास के लिए बालुई दोमट्टी मिट्टी अच्छी होती है, उपयुक्त होती है, जिसमें कि जल की निकासी आसानी से हो सकती है। पर्याप्त रूप से परिणाम में वायु को धारण करती है, मतलब कि वायु हवा को अपने अंदर परिणाम रूप में धारण करती है। अब गेहूं जैसी फसल में मृणमय में उगाई जाती, क्योंकि ह्यूमस समृद्ध अत्यधिक उर्वरक होता है, ह्यूमस में अधिक होता है। शिक्षकों तथा माता पिता से अनेक क्षेत्रों में किसान से वहाँ की मृदा के प्रकार और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में एकत्रित कीजिए उपलब्ध जानकारी, जो सारणी 9.2 में दर्शाई गई है कि कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है।
धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है? ऐसी मृदा जिनकी अंतःस्रावण दर सबसे अधिक होती है अथवा जिनमें यह दर सबसे कम होती है। धान के रोपण के लिए अंतःस्रावण में अधिक, जिसमें कि यह दर सबसे कम हमें देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है, जिसमें हमने मिट्टी के बारे में तथा मिट्टी के प्रकार के बारे में, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, मिट्टी का किस तरीके से उपयोग होता है, तो हमने जाना। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में पूर्ण करना है। अब मैं आपको एक वीडियो द्वारा और समझाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।